अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की अंतरा और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका 7वां पाठ नए की जन्म कुंडली 1। इसके रचनाकार हैं गजानन मुक्ति बोध। तो चलिए पढ़ते हैं नए की जन्म कुंडली। ये जो पहले मैं आपको जीवन परिचय का बता दूं, जो नई कविता को व्यवस्थित मूल्य प्रदान करने वाले जो हमारे कवि मुक्ति बोध हैं, इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ और इनके पिता माधवराज ग्वालियर रियासत के पुलिस विभाग में थे और पिता की व्यक्तित्व का प्रभाव स्वरूप मुक्ति बोध में ईमानदारी, न्यायप्रियता और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतिफलन हुआ। जाति, कुल, आचार, सामाजिक आचारों से लोहा लेते हुए इन्होंने उस समय में प्रेम विवाह किया। देखिए, इनका जन्म 1917 में हुआ है, तो हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, तब की बात कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने क्या किया? इनका जो पूरा जीवन था संघर्षों और विरोधों से भरा हुआ रहा। इनकी प्रमुख कविताओं के संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, कामायनी, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। इनकी सारी रचनाएं मुक्ति बोध रचनावली में के नाम से 6 खंडों में प्रकाशित हुई है। तो जो मुक्ति बोध हैं वो नई कविता के प्रमुख कवि हैं। इनकी जो संवेदना और ज्ञान की परंपरा है वो अत्यंत व्यापक है, गहन विचारशील है और इनका काव्य शिल्प ऐसा है कि इनकी एक विशिष्ट पहचान बना देता है। अनेक उनकी जो कविताएं हैं उनमें बिंबों और प्रतीकों का जो है प्रयोग है। एक इनकी कविता है, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। मतलब वो कहते हैं कि आप बड़े बड़े आदर्शों की बात तो तुम किया करते थे, लेकिन जब तुम्हें सच में आए ना सिद्धांतों का काम, तो तुमने क्या किया? तुम व्यवहार बुद्धि पे उतर गए। मतलब मैं बड़े बड़े आदर्शों की बात करूं, ये नहीं करना चाहिए, नकल नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन एक टीचर होने के नाते अगर मैं पेपर सेटर हूं और मेरा बच्चा मेरे स्कूल में, तो मैं ही उसको पेपर बता दूं। तो मैं वैसे तो बहुत बड़े सिद्धांतों की बात करूं, लेकिन मैंने क्या किया? मैं जब मेरा आदर्शों से उतर के मेरे को आया सचमुच आदर्शवादी होना चाहिए तो मैं नहीं रही। मतलब मैं ये एक एग्जाम्पल देके बता रही हूँ, ठीक है? कोई अध्यापक ऐसा नहीं करता, लेकिन ऐसा जो लोग करते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक? तो आइए चलते हैं। ये जो इनका निबंध है बच्चों, ये प्रसिद्ध पुस्तक साहित्य की डायरी से एक अंश नए की जन्म कुंडली से दिया गया है। एक नए जन्म की कुंडली 1 में लेखक ने व्यक्ति और समाज के बाहरी आंतरिक परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त चेतना को नए के रूप में देखने की कोशिश की है। यानी लेखक का क्या मानना है कि सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो हम मानसिक चेतना आती है एक, उसको हमें नया ही मानना चाहिए। जैसे लेखक का यह मानना है कि संघर्ष और विरोध के निष्कर्ष को हम क्या करते हैं? व्यवहारिकता में न जीने के कारण पुराने को तो छोड़ देते हैं, पर नए को वास्तविक रूप से अपना नहीं पाते। यानी पुराना तो छोड़ दिया, लेकिन जो नया अपनाना चाहिए था वो हम नई परंपराओं को अपनाना ठीक से नहीं पाते। कैसे? मैं अभी आपको उदाहरण देकर भी बताती हूँ। जैसे क्या हुआ कि पुरानी परंपरा थी, जैसे हमने कहा एक दहेज प्रथा को ले लो, किसी को भी ले लो, आपने कोई पुरानी परंपरा चली आ रही थी, हमने उसको छोड़ दिया। हमने क्या किया? क्या सच में हमने दहेज प्रथा छोड़ दी? हमने उसको मॉडिफाई कर दिया। हमने उसको अपनी सुविधा के अनुसार नए तरीके से, किसी और तरीके से उसको रूपांतरित कर दिया। तो हमने क्या किया? पुराना तो छोड़ दिया जैसा कि वो कह रहा है, लेकिन नए को जो हमें वास्तविकता में अपनाना चाहिए था वो नहीं अपनाया। सेम ऐसे जहां हम करते हैं स्त्री पुरुष की बराबरी की बात, स्त्री पुरुष की बराबरी भी क्या हुआ कि हमने पुराना तो छोड़ दिया, नहीं हम बच्चों को पढ़ाएंगे भी लिखाएंगे भी, हमने कहा देखो हमने तो त्याग दिया, हम तो बिल्कुल नए बन गए। लेकिन पढ़ा लिखा कर भी हमने क्या किया? वो समानता का अधिकार हम अपनी बच्चियों को नहीं दे पाते। तो हो क्या रहा है कि पुराना तो छोड़ देते हैं हम, लेकिन नए को जिस मजबूती से हमें अपनाना चाहिए उस मजबूती से हम नहीं अपना पा रहे। और जो हम कहते हैं ना कि हम इसलिए नहीं भेजते कि सुरक्षा की भावना नहीं है, तो सुरक्षा कौन लाएगा भाई? हम या आप तो लाएंगे। बाहर लूटने पीटने वाले कौन है? हम में से ही किसी के कोई ऐसे है ना जो कि इस तरीके के गलत काम करते आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि जो नई परंपराओं को हमें बहुत खुले मन से बड़े अच्छे से अपनाना है। इसी को वो कई उदाहरणों के माध्यम से इस पाठ में स्पष्ट करेगा। लेखक एक ऐसे व्यक्ति को जानता है जिसे वह कभी बहुत अधिक बुद्धिमान समझता था,
यद्यपि लोगों का कहना था कि उसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। लेखक को ऐसा लगता था वह व्यक्ति स्वयं को प्रकट करते हुए अपनी सभी इंद्रियों से काम लेते हुए एक आंतरिक यात्रा कर रहा था। आंतरिक मतलब मन की। उसका दिमाग लोहे का शिकंजा था या सुनार की एक छोटी सी चिमटी जो बारीक से बारीक, बड़ी से बड़ी बात को सूक्ष्म रूप से मजबूती से पकड़कर सामने रख देती है। यह बात पुरानी पड़ गई है। अब लेखक को लगता है वह स्वयं भी बुद्धिमान हो गया है। ठीक है। लेखक को अपने मित्र से 12 वर्ष बाद जब मुलाकात हुई, उसके आनंद और आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसके बाल सफेद हो गए थे, पर यह कहना मुश्किल था कि वह नौजवान नहीं है। लेखक उसके बारे में रोमांटिक कल्पना करना चाहता था। लेखक को उसके माथे पर पड़ी लकीरें अच्छी नहीं लगती थी। उसका कहना था यदि कागज कोरा हो तो उस पर कोई मर्म वचन न लिखा हो तो उसका कोई सौंदर्य नहीं रह जाता। मतलब जो सफेद बाल है, जो माथे पे पड़ी लकीरें हैं, उनका भी अपना सौंदर्य है। अब देखिए, ये कवि है तो ये बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि जो झुर्रियां हैं आपके चेहरे की वो हमेशा आपके सौंदर्य को खराब ही कर रही हैं। जो आपकी आयु के साथ बढ़ते हुए सफेद बाल है वो सदैव आपका सौंदर्य खराब नहीं करते। कभी कभी आप देखते हैं कि वो तुम्हारा अनुभव, बल्कि ज्यादातर जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपनी आयु के साथ और अधिक सुंदर होते चले जाते हैं। उनके सफेद चिट बाल और आपको आकर्षक लगते हैं। तो वो कह रहा है कि मैं तो ये मानता हूं कि ये भी मेरा एक सौंदर्य बोध है कि यदि जो माथे की लकीरें हैं वो भी मुझे आकर्षित करती हैं। सामने एक पीपल का पेड़ है, चांदनी में उसके पत्ते चमचमाते हैं, कांपते हैं और उसमें चित्रित छाया हमारे मनोलोक को एक नई दिशा देती है। जब जब लेखक को दूरियों का पता चलता है उसे अच्छा भी लगता है, बुरा भी। अच्छा इसलिए कि दूरी हमारी गति को चुनौती देती है और बुरा इसलिए कि मित्रों के बीच दूरी खटकती है। यानी जब कोई भी आपका प्रिय मित्र आपसे दूर होता है तो कह रहा है मुझे अच्छा भी लगता है, बुरा भी। अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि वो हमारी गति को चुनौती देती है कि हम किसी प्रकार से उस तक पहुंचे। और बुरा इसलिए लगता है क्योंकि जब आप अपने मित्र से दूर होते हैं तो आपको बुरा लगता ही है। एक ही भाषा का प्रयोग करते हुए वाच्यार्थ तो एक होता है, उसके ध्वन्यार्थ और व्यंग्यार्थ अलग अलग हो जाते हैं। लेखक की दृष्टि से उसका मित्र असाधारण, असामान्य था। उसमें क्रूरता और निर्दयता भी थी। वह खुद को कुर्बान भी कर सकता था। जब वह राजनीति में उतरा तो लेखक ने उसे पलायनवादी बताया। जब वो साहित्य में उतरा लेखक को अच्छा लगा, पर जब वह घर और बाहर के विरोध के कारण जर्जर हो गया, भीषण संघर्ष में उस व्यक्ति का निजत्व मतलब अपना कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तब वह असामान्य था। लेखक स्वयं को सामान्य मानता है और वह उसे असामान्य मानता है, जिसके अंदर असामान्य के उग्र आदेश को मानने का मनोबल न हो। यानी जो लेखक का दूसरा जो मित्र है लेखक का, वो कितने सारे रिस्क ले रहा है, कितने सारे काम कर रहा है। कह रहा है अजीब बात यह है कि जो एक ही जीवन में इतने सारे काम कर रहा है उसको तो असामान्य कहते हैं, और जो एक जीवन में एक ही काम को करता चला जा रहा है लोग उसे सामान्य मानते हैं। समझ गए आप? मैं अध्यापक रही, आगे जाके अध्यापन कार्य में अगर मैं इसी में बहुत सारी चीजों में जाते हैं तो वो ये कह रहा है कि कितनी अजीब सी बात है ये, कैसी विडंबना की बात है ये। लेखक की गति और दृष्टि कुछ और थी, दोनों मित्रों में काफी अंतर था। यानी दोनों के ध्रुव अलग अलग थे। लेखक जिंदगी में सफल हुआ, उसका मित्र असफल। उसे इस बात की परवाह नहीं थी। इतने वर्षों के बाद जब वह लेखक की जिंदगी में वापस आ गया तो उसे लगा वह उस उल्का पिंड की भांति है जो सैकड़ों सालों के अवकाश के बाद सूर्य के पास एक चक्कर लगा देता है। उल्का पिंड कहता है जो बहुत ही प्रकाश का पिंड होता है, पुनः और पुनः अपने आकाश मार्ग पर निकल जाता है। जब उस मित्र ने अपनी सारी जिंदगी को मूल का एक नक्शा बताया तो लेखक उसके मन की पीड़ा को समझ गया। लेखक ने उसका दिल बांधने की बड़ी कोशिश की, पर आजकल हर आदमी वर्तमान दशा से संतुष्ट नहीं है। बुलबुल भी उल्लू होना चाहती है। यानी ये एक मुहावरा है कि जो छोटे से छोटा वो भी है, वो भी क्या चाहता है कि वो भी कुछ बड़ा बन के दिखाए। लेखक ने उससे पिछले 20 वर्षों की सबसे महान घटना के बारे में पूछा तो उसने कहा संयुक्त परिवारों का ह्रास हुआ और उसका साहित्य से बड़ा संबंध है। लेखक ने मित्र का इम्तिहान लेने की दृष्टि से पूछा इन वर्षों में अच्छा ये बताओ कि समाज में सबसे बड़ी भूल कौन सी हुई। मित्र ने कहा राजनीति और साहित्य के पास कोई समाज सुधार का कार्यक्रम न होना। यानी एक निश्चित समाज सुधार का कार्यक्रम होना चाहिए कि राजनीतिज्ञों ने क्या ऐसा समाज में सुधार किया, या जो हमारा साहित्य है उसने किस प्रकार का साहित्य लिखा गया जिससे कि हमारे सोचने समझने की जो शक्ति थी उसको एक दिशा मिलती। उसने ये भी बताया कि आजादी मिलने के बाद जातिवाद का उदय राजनीति के कारण ही हुआ। लेखक को उसकी बातें बड़ी हास्यास्पद प्रतीत हुई। लेखक के मित्र ने गुस्से में आकर बताया कि समाज में वर्ग हैं, श्रेणियां हैं और श्रेणियों में परिवार हैं।
परिवार समाज की एक बुनियादी इकाई है। मनुष्य के चरित्र का विकास परिवार में ही होता है। इसमें बच्चे पलते हैं और उन्हें सांस्कृतिक शिक्षा मिलती है। वे अपनी सारी अच्छाइयां बुराइयां वहीं से लेते हैं। हमारे साहित्य और राजनीति के पास ऐसा कोई दृष्टिकोण नहीं जो परिवार पर लागू हो। यानी जमाने के साथ संयुक्त सामंती परिवार में ह्रास हुआ। फिर वो बोला, पुराने सामंती अवशेष हमारे परिवार में पड़े हुए हैं। पुराने और नए के बीच एक भयानक अवसरवादी दृष्टि अपनाई गई है। जो पुराना है वो कभी लौट कर नहीं आ सकता, परंतु नए ने पुराने का स्थान नहीं लिया। धर्म भावना तो गई पर वैज्ञानिक बुद्धि नहीं आई। धर्म ने हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष को अनुशासित किया था, लेकिन वैज्ञानिक मानवीय दर्शन ने धर्म का स्थान नहीं लिया। अतः हम अपनी अंतः प्रवृत्तियों के यंत्र से चालित हो उठे। हम नया नया चिल्लाते उठे, पर नया क्या है ये हम जान नहीं सके। एक वैज्ञानिक से आप कहिए कि भगवान है, शैतान है, भूत है, प्रेत है, आत्मा है, तो वैज्ञानिक क्या कहेगा? वो कहेगा जब तक मैं इसको परख नहीं लेता, जांच नहीं लेता, अपनी आंखों से देख नहीं लेता, मैं विश्वास नहीं मानता। मुझे सबूत चाहिए, प्रमाण चाहिए। ठीक है, ईश्वर होने और ना होने का प्रमाण किसी के पास है या नहीं? तो वो कह रहा है पहले जैसे अंधा अनुकरण किया जा रहा था। पहले तो देखो धर्म के नाम पे बच्चों बलि भी दी जा रही थी, मनुष्य की बलि दी जा रही थी, जानवरों की बलि दी जा रही थी। और तंत्र मंत्र में जिसको आप देखते हैं आज की हम मानते हैं ये बिल्कुल झूठ है। क्या है ये? बिल्कुल आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो इसमें विश्वास नहीं करते। वो कह रहा है ये तो हुआ कि आपने ये सब तो कहा, ये सब मैं भी नहीं मानती, मैं नहीं मानती कि ये सब मैंने साइड लाइन कर दिया। लेकिन मैं ये कहूं कि मैं भगवान को नहीं मानती, मैं तो मानती हूँ। तो वो कह रहा है कि हमने क्या किया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मेरे जैसा या कोई साइंस का स्टूडेंट या कैसा भी, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को रखते हुए भी उसको धर्म का स्थान नहीं दे पाता, यानी धर्म से रिप्लेस नहीं कर पाया वो उसको। तो कह रहा हम क्या करें, पुरानी चीजें, मैंने अंधविश्वास तो छोड़ दिया लेकिन मैंने उसको पूरी तरह नहीं, अंधविश्वास तो छोड़ा लेकिन धर्म को वैज्ञानिक दृष्टि दे दी पूरी तरह, ये मैं नहीं कर पाई। तो ये ही सबसे बड़ी समाज की अड़चन है। तो वो ये कह रहा हम नया तो चिल्ला उठे, पर नया है क्या हम जान ही नहीं पाए। इसका कारण ये था कि मान मूल्य नया इंसान परिभाषाहीन और निराकार हो गए। वे मजबूत और नया जीवन अनुशासन का रूप नहीं ले सके। वे धर्म और दर्शन का स्थान नहीं ले सके। यानी जो विज्ञान है वो धर्म और दर्शन के जगह पर रिप्लेस कर दिया जाए, वो नहीं कर पाया। यानी अब हम क्या कर रहे हैं, हम धर्म और दर्शन भी चला रहे हैं, हम साथ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी चला रहे हैं। तो हमारे बच्चों को हम एक सीधी सटीक दिशा नहीं दे पाते। तो वो इस बात के लिए जो लेखक कह रहा है कि जो नए की जन्म कुंडली 1, ये है हमारा अंतरा का पाठ। ठीक है, तो बच्चों इसमें एक प्रश्न है जो मैं चाहती हूं कि आप लोग ठीक से देख के जाइएगा, जो मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए। ये है कि सामान्य, असामान्य, साधारण और असाधारण के अंतर को व्यक्ति और लेखक के माध्यम से बताइए। तो लेखक सामान्य और साधारण व्यक्ति है और वह व्यक्ति असाधारण और असामान्य था। लेखक सामान्य व्यक्ति उसे समझता है जो किसी असामान्य व्यक्ति के कठोर आदेश का पालन करने का इच्छुक न हो। लेखक स्वयं को ऐसा ही पाता है, स्वयं को साधारण व्यक्ति ही मानता है, भले ही वो कितना भी नामी गिरामी क्यों न बन गया हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये पाठ हमारा ये है। आप ये प्रश्न भी इसका कर जाइएगा, लेखक ने कविता को हमारी भारतीय परंपरा का विचित्र परिणाम क्यों कहा है। ये भी इसका बड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। तो आप इसको देख के जाइएगा। और गजानन मुक्ति बोध जी की भाषा भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका भाषा संबंधित प्रश्न भी अच्छे से कर जाइएगा, जो आपको प्रारंभ में ही उनकी जीवनी में भी मिल जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा आज का पाठ, 7वां पाठ। अब हम मिलेंगे आपको अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।